बिहार बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए ये जो आपको दिख रहा है ये है भैया मॉडल पेपर। ठीक है, और आपको पता होगा कि मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर रिलीज किया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। ये साइंस का है, तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो भाई इसमें से ना 25 क्वेश्चन हूबहू 20 से 25 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऐसे ही इसी से आते हैं। तो क्यों ना हम इसको बढ़िया से सॉल्व करें, बढ़िया से इसको हम बना लेते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग याद कर लेना क्योंकि इसी से सवाल आपके आते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, जो हमारा बोर्ड होने वाला है उसमें इसी से क्वेश्चन आएंगे, मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आता है। ये देखिए मॉडल पेपर 3-4 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल में तो एक ही कर रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे मैं और भी सारा वीडियो बनाऊंगा तो वो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये हम जो है ना पहला मॉडल पेपर कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारा हम लोग करेंगे। इससे आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये बात की गारंटी मैं लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अगर मेरे चैनल से आप तैयारी करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव में बात कर रहा हूं 40 में 40 आएगा। उसके बाद मैं बता रहा हूं सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन मैं लिख दूंगा ना, जो मैं बता दूंगा, उसके एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एकदम नहीं आएगा। 100%। जी हाँ, इस बात की तो पूरी गारंटी मैं लेता हूं। अगर क्वेश्चन नहीं आया ना भाई तो मेरा 7 साल का मेहनत बेकार है। तो मैं बता रहा हूं मैं 7 साल से यही काम करता आ रहा हूं, तो इसीलिए जो मैं बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में, जो आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है। उसी तरीके से मैं सामाजिक विज्ञान का भी कर पाऊंगा, हिंदी का कर पाऊंगा, ठीक है, मैथ का भी कर पाऊंगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर भाई ये सॉल्व करते हैं जो 2024 का मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जो मतलब पब्लिश किया गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन भाइयों हम लोग पढ़ते हैं और आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा जिससे आपको याद होता रहेगा भाइयों। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में तो नहीं ही देते हैं बिहार बोर्ड के बच्चे एग्जाम, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देता हूं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए और सही जवाब दीजिए। मैं भाई 4 से 5 सेकंड आपको दूंगा और आपको आंसर देना है। तो आपका ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के द्वारा, यानी अपर्चर हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या होगा तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर कसम से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं अपने भाई और बहन के हिसाब से बता रहा हूं, अगर इस चैनल से आप अपना तैयारी करते हैं तो कसम से बता रहा हूं 40 में 40 ठोक के आओगे आप। ठीक है, 40 में 40 ठोक के आओगे, ये बात की मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि मेरे आप भाई हो और मेरे छोटे बहन हो और छोटे भाई हो, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए भाई 7 साल से मैं बात यही चीज कर रहा हूं ना, तो मेरे को थोड़ा अनुभव है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो मेरे पर भरोसा करें और तैयारी यहां से करें, बढ़िया से भरपूर तैयारी करें। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है? पॉजिटिव यानी किसका जो है फोकस दूरी धनात्मक होगा, यानी प्लस में होगा? तो ये आपको पता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बहुत ही बढ़िया, तो इस तरह से आप याद करते जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्यारे भाइयों और प्यारे बहना, आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से देखें। ठीक है, याद हो जाएगा। किस वर्ण यानी किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, यानी विच कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ? किसका वेवलेंथ बड़ा होता है, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो लाल, ये तरंग दैर्ध्य को इसी तरह से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य जो है ना लाल रंग का बहुत ज्यादा होता है, जिससे यह जो हमारे वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण है उससे वो नहीं टकराते, इसीलिए इनका तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है। इसीलिए नहीं होता तरंग दैर्ध्य बड़ा, बस इनका तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है जिसके वजह से ये वायुमंडल में जो कण है उससे टकराते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? रेड। लाल इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो देखो भाई, कोई वस्तु का जो है ना, यानी वन ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स, यानी
जो प्रतिबिंब बनता है आंख के किस भाग में बनता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो किसी भी चीज का फोटो बनता है ना, वो बनता है कहाँ भाई? वो रेटिना पर बनता है। क्या? रेटिना हमारा सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसी ढंग से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? तो देखो, पानी में प्रकाश की चाल 1.5 गुने 10 पर पावर 8 होती है। पानी में कितनी होती है? 1.5 गुने 10 पर पावर 8 होती है लगभग में। ठीक है, आप उस हिसाब से देख लेना। 1 मिनट, हाँ 1.5 नहीं 1.33 होते हैं, आप देख लेना। वैसे लोहा में भी मतलब कुछ मतलब बहुत कम होगी, और कांच में भी बहुत कम होगी, कांच में भी बहुत कम होगी। निर्वात में, जी हाँ, सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्वात। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, बहुत ज्यादा अधिक होती है, यानी वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा अधिक होगी, क्योंकि वहां पर कोई भी कण नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता है, तो उसको प्रकाश को रोकने वाला कोई नहीं रहता, इसलिए प्रकाश की गति बहुत अत्यधिक होती है निर्वात में। 6ठा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि दूरदृष्टि वाला नेत्र साफ साफ क्या देख सकता है? यानी द फार साइडनेस आई कैन इजिली कैन सी क्लियरली, यानी दूर दृष्टि वाला जो है ना, वो क्या देख सकता है? दूर की वस्तु को अच्छा से देख सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा, कैसे होगा बताइए? तो देखो भाई, एक अभिसारी किरण पुंज है और समतल दर्पण पर गिर रहा है। देखो भाई, मैं समतल दर्पण बना दूं, समतल दर्पण बना देता हूं कि जो समतल दर्पण है उस पर एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। ठीक है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा बताइए? मैं आपको समय दे रहा हूं, यानी अ कन्वर्जिंग बीम है ना, ये कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस, देन रिफ्लेक्टेड बीम विल बी क्या होगा? तो कन्वर्ज कर रहा है, यानी मिल रहा है, यानी ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है। ठीक है, फिर इधर से ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो कैसा आ जाएगा बताइए? कैसा जाएगा? अगर ऐसे गिर रहा है हमारा जो रे है, तो कैसा वो हो जाएगा बताइए? एकदम ठीक है, इसी तरह से वापस लौट जाएगा। ठीक, इसी तरह से वापस लौट जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। समानांतर तो नहीं होने वाला है, अभिसारी होगा कि अपसारी हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका सही जवाब। ठीक है, ठीक है, समझिए समझिए भाई, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। क्या होगा? अभिसारी होगा, यानी मैं इंग्लिश में पढ़ लूं, यानी कन्वर्ज हो जाएगा कि डाइवर्ज हो जाएगा? जल्दी बताइए, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अरे भाई, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए प्रिज्म से आ रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? यानी इफ अ मोनोक्रोमेटिक रेज पासेस थ्रू अ प्रिज्म व्हिच विल नॉट हैपन। मतलब देखो, एक सिंगल लाइट, एक सिंगल प्रकाश की किरण अगर कोई प्रिज्म से होकर गुजरती है, एक सिंगल लाइट जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो उसका क्या नहीं होगा? तो देखो, रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही, रिफ्रैक्शन होगा, डेविएशन भी होगा, यानी विचलन भी होगा, और अपवर्तन भी होगा, और वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एकदम मस्ती में पढ़ते हुए चलते हैं। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? तो देखो, कोई भी कांच है ना, उत्तल लेंस जैसे ही आ गया, 1 मिनट, उत्तल लेंस जैसे ही आ गया तो वो धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही उत्तल लेंस की बात कर दे, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर दे, तो क्या होगा? धनात्मक। आगे चलते हैं, है ना, ये हो गया 10वां नंबर, 10वां नंबर, 10वां नंबर। चलिए भाई, अब ध्यान से देखेंगे कि एक जल की एक बूंद, गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश अपतित किरण की का कितना बार अपवर्तन होगा? ठीक है, तो वो 2 बार होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11वां नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं बताइए? स्विच लगाए जाते हैं, यानी स्विचेज आर कनेक्टेड इन, तो हो जाएगा गर्म तार में। क्या होगा? गर्म तार में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भौतिक में आ गया, फिजिक्स में आ गया क्वेश्चन। जूल बट्टा कूलम क्या कहलाता है? तो देखो, जूल बट्टा कूलम क्या कहलाता है? तो एक फार्मूला होना आपको पता होना चाहिए, V=W/Q होता है। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा? वर्क, यानी W बोले तो कार्य, और कार्य का क्या होता है? जूल। और बताइए Q मतलब होता है आवेश, और आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं? इसका SI
यूनिट। तो जूल पर कूलम, देख रहे हैं, जूल पर कूलम किसके बराबर हुआ? वोल्ट के बराबर हुआ, तो हम लिखेंगे वोल्ट। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये टेस्ला होता है। क्या होता है भाई? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। 14वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 14वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो भाई विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि डायनमो बदलता है तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 16वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये सारा क्वेश्चन को आप याद करते जाइए, तभी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। चलिए, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? यानी द कलर डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है कि अपवर्तन कहलाता है कि परावर्तन कहलाता है कि वर्ण विक्षेपण कहलाता है? तो देखो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। 15वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16वां तो हो गया, 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 17वां नंबर, अरे भाई क्या बोल रहा हूँ, 16वां हो गया, अब 17वां देखिए। चलिए, एक मोटर कार के क्या है, पश्चदर्शी दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी द इमेज फॉर्म इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर कार इज, कैसा होता है? तो देखो रियर व्यू इमेज जो बना होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा होता है, हमेशा वस्तु से छोटा होता है। बहुत ही बढ़िया। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है, कैसा हो जाता है बताइए? विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि कम होता है कि दोगुना होता है? जल्दी बताइए सही जवाब। अरे भाई ये तो सिंपल सी सवाल है भाई, ये विद्युत वाहक बल से कम हो जाती है। ठीक है, लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन क्या होता है? बताइए बताइए। यानी देखिए भाई, एक क्या अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण तो ऐसे बनता है, देखिए अवतल दर्पण ऐसे बनता है, और ये है P और ये है F और ये है C। और कह रहा है कि अगर आप कोई भी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा? उसका प्रतिबिंब यहाँ पर पीछे बनता है और थोड़ा बड़ा बनता है, यानी दोगुना बनता है इससे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के या नाइट्रोजन के, इसमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी निकलता है इसमें से। ठीक है, सभी के ऑक्साइड यहाँ पर निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 भी निकलता है, NO2 भी निकलता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है, ये तीनों निकलता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, सभी इसमें सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। मुझे तो पता है, देखिए हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है विद्युत प्रतिरोधकता का। पहले तो फार्मूला होता है R = ρL एरिया होता है। तो रो का पूछ रहा है, रो बराबर क्या हो जाएगा? R × A/L। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा यूनिट। R बोले तो प्रतिरोध का क्या होता है? ओम, गुने एरिया का यानी क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और ये लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर गया कट, तो क्या हो गया? ओम मीटर। क्या हो गया? ओम मीटर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले आया था चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो हम क्या बताए थे? चुंबकीय क्षेत्र का हम क्या बताए थे? वो टेस्ला बताए थे। लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स आ गया, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है वेबर। क्या हो जाता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाग्र माध्यम से प्रकाश गमन करता है, यानी लाइट ट्रेवल्स इन अ होमोजेनस मीडियम। तो वो एकदम सीधा रेखा में यानी सरल रेखा में यहाँ पर गमन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिएगा।
24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी जस्ट कराया हूं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 25वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश कितना होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए 1.6 गुने 10 पर पावर -19, अरे भाई -19, एक मिनट इसको साइड कर लूँ, -19 कूलम होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, -19 कूलम, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या हो सकता है, तो नीला को लाल कर देता है, नीला से लाल कर देता है, तो ये क्या होगा बताइए, सही जवाब बताइए। नीला से लाल तो क्या कर सकता है, अम्ल ही कर सकता है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दू। चलिए 27वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, समझ लीजिए। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, एकदम आंख मूंद कर इसका जवाब देना है आप लोग को। ये 27 हो गया ना। 28वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन सब है भाई, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक मिनट, किसी का कॉल आ गया, एक मिनट में, हाँ चलिए अब सही है, फोन आ गया था। चलिए ये हो गया। 28वां नंबर क्वेश्चन हो गया ना, नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सल्फर का परमाणु की बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम ऑफ द सल्फर। सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16, तो कर लीजिए इसका विन्यास KLM, तो K में 2 डालेंगे, L में 8 डालेंगे और M में 6 डालेंगे, तो 8 14 2 16, यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, 6 हो जाएगा सल्फर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एल्युमिनियम से सवाल आ गया, देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, धातु और अधातु से सवाल आ रहा है कि एल्युमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम इज कॉल्ड। एल्युमिनियम पर, यानी ये एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का अगर लेयर, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर अगर चढ़ा देंगे इस तरह से, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो बताइए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं, एनोडीकरण। चलिए बहुत ही बढ़िया। 30वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो जल्दी से जवाब दीजिए इसका। ये जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं, जल्दी से इसका जवाब मैं बताऊंगा, मेरे को पता है भाई, मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है। इसका जवाब आप दीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिए, ठीक है, कहीं से भी दीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है, ये होना चाहिए। मैं तो पता है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। चलो चलिए इसका जवाब आप दे देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 32वां नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हम एक इक्वेशन लिख के बताते हैं, H2 + O2, तो ये बना के देता है हमको H2O, ठीक है। तो इसमें भाग तो यही ले रहे हैं अभिक्रिया में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, इसको हम अभिकारक बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको अभिकारक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, रिएक्टेंट। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए, टूथपेस्ट। भाई टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, किसमें से सभी, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी देखिए। देखिए हम लोग क्या होता है कि सुबह सुबह हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, यानी टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, तो हमारे माउथ में, हमारे मुंह में अम्ल उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग रात में खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, वो खाना को एसिड में बदल देता है, ठीक है, अम्ल से ये खाना को एसिड में बदल देता है, और एसिड हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो हमारे दांत का जो पीएच है वो घट जाता है। तो उसको उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, क्षारीय होगा, तभी तो अम्ल को जो है वो न्यूट्रल करेगा, वो क्या करेगा, उदासीन करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा टूथपेस्ट उदासीन होता है, लगभग में इसका पीएच मान 9 के लगभग में होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बताता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, और अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहे तो ये देखो, ये कौन है, इसको हम, ये पूरे इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे, और इससे ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। तो देखो ऐसा जो भी मिल जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो बताइए सही जवाब कौन हो जाएगा जल्दी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल ग्रुप कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो 34 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। 35वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो अम्ल वर्षा का कारण SO2 गैस होता है। ठीक है, देखो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण भी होता है, लेकिन अभी ज्यादातर जो हमारा अम्ल वर्षा होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। निकेल की परमाणु संख्या क्या होती है? 28 होती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ध्यान से पढ़िएगा तभी बनेगा भाई। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में क्या था पहले से क्या था? तो मान लो मैं ये कह रहा है कि एक्स नाम का कोई XB नाम का कोई चीज़ रखा हुआ था, उसमें हमने क्या किया, एक लोहे की कील को डुबा दिया। तो ये क्या हो गया? ये बना दिया FeB जो भी बनाया, और प्लस में X को विस्थापित कर दिया, प्लस में X विस्थापित हो गया। तो बताइए जो हमारा विलयन में पहले से था वो क्या था? तो पहले से क्या था? CuSO4 था। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपको पता है ना? हाँ, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एथेनॉल के साथ H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? बताइए। देखिए इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि इथेनॉल लेंगे C2H5OH, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, एक हम लोग उत्प्रेरक डालते हैं KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो ये बना देता है C2H4 और प्लस में जल भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बना कौन, ये कौन सी गैस है? ये हमारा C2H4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको इथीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई 39वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखेंगे। हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? हीरा किसका है बताइए? अरे भाई कार्बन का होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से ना लगभग 2 किलोमीटर तक तार हम खींच सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर तक। बहुत ही बढ़िया। 41वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा जल में विलय है, कौन सा जल में घुल सकता है? तो ग्लूकोज भाई घुल जाएगा पूरी तरह से। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पूरी तरह से जल में घुल जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमलगम है? अमलगम देखो, Hg के साथ यानी पारा के साथ कोई भी धातु को मिला दो तो वो हमारा एमालगम कहलाएगा। तो पारा कहाँ है? देखिए ना, Hg और Na, ये हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। 43वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 43वां नंबर क्वेश्चन, एथिलीन का IUPAC नाम है। एथिलीन, लीन बोल रहा है ना, लीन, तो लास्ट में EN ही होना चाहिए। तो कौन सा जवाब सही होगा बताइए, जल्दी बताइए कौन सा सही होगा? देखो रे भाई, एथिलीन जो है ना, इथ मतलब 2 कार्बन, ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा तो CH2 और CH2। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो इथीन इसका सही जवाब हो जाएगा, इथीन। तो देखिए ना सही जवाब कौन है इसमें से, चारों में से देखिए, एथीन हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील मूलक क्या है? तो ब्यूटेनॉन बोल रहा है, यानी लास्ट में ONE होगा, तो ONE क्या होगा? कीटोन होता है, तो कीटोनिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ONE किसके लास्ट में लगता है? जो कीटोन होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाई इजी क्वेश्चन है।
चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया है। अब 45वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या है। एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। एल्काइन यानी एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में भाई आप बता ही दिया मैं, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना सहसंयोजन बंधन बना, 3। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। ये 45 हो गया। 46वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 46वां नंबर क्वेश्चन है, सीनेबार किस धातु का अयस्क है। सीनेबार जो होता है ना, सीनेबार याद रखिएगा Hg का अयस्क होता है, यानी पारा का, मरकरी का। 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से, कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। फैन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, फैन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, याद करते जाइए, क्वेश्चन मोस्ट में भी आई है। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे भाई हूबहू। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, जल्दी जवाब दीजिए। ऑक्सीजन होती है भाई, कौन सी होती है, ऑक्सीजन। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है, सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है, यानी किसके अंदर सबसे ज्यादा अधातुई वाला गुण है। तो देखो, जिसका संयोजकता 1 होगा उसमें ज्यादा अधातु वाला गुण होगा। तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, सल्फर का 2 होता है, फास्फोरस का कितना होता है, 3 होता है, और क्लोरीन का 1 होता है। तो सबसे ज्यादा अधातुई गुण किसके पास है, क्लोरीन के पास है। ठीक है, मेरा फेस भी आ गया, देख लो भाई। ठीक है, चलिए भाई इसको बंद करता हूँ। तो सबसे ज्यादा अधातुई गुण कौन है, क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर हम लोग देखते हैं, नीला थोथा के बारे में पूछ रहा है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल्दी जवाब दीजिए भाई। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताओ भाई, जहां पर भी 5 दिख जाए ना वही हो जाएगा। CuSO4.5H2O हमारा नीला थोथा हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा स्रोत है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो देखो तीनों हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, तीनों हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी इसमें से सभी। चलिए 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। तो 3 आबंध किसमें हो सकता है, तो जो एल्काइन होगा क्या, तो ये तो हमारा इथेन है, ये तो होगा नहीं। ये भी इथेन है, ये भी नहीं होगा। ये भी एल्केन है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है, यानी एरोमेटिक मतलब कौन सा जो है बंद स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी साइकिल के तरह। तो मीथेन तो CH4 होगा, ये तो होगा नहीं। ब्यूटेन भी नहीं होगा, प्रोपेन भी नहीं होगा। बेंजीन ऐसे बनता है, साइकिल की तरह। ये तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बेंजीन। एरोमेटिक यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उच्च वसीय आम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है, तो साबुन कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा साबुन। क्वेश्चन को रखते चलिए भाई। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आया, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2n² होती है। इसी से हम निकालते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। चलो भाई 1 मिनट, 2n²। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखिए साइटोन का आकार कैसा होता है भाई, स्टार लाइक होता है, ताराकार होता है, तारा के जैसा होता है। चलिए 57वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो एथिलीन भी है पादप हार्मोन, ऑक्सीन भी है, साइटोकाइनिन भी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरिया से आ गया सवाल। यूरिया रक्त में कहाँ पर प्रवेश करता है, तो एक ही बार यकृत में पहले प्रवेश करता है, पहले यकृत में करता है, लीवर में करता है प्रवेश। चलिए 59वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कि निम्नांकित में से पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, बताइए जल्दी बताइए। यानी कौन जो है वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है, यानी कौन इसमें से जिंदा है। एक तरह से बायोटिक मतलब जो जिंदा है उसी को बायोटिक बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर जिंदा है क्या, नहीं भाई। एयर भी जिंदा नहीं है, फंगी जिंदा है, मिट्टी भी जिंदा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कवक इसका सही जवाब हो जाएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60वां नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक पे संयोजन से क्या बनता है। जल्दी जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका बस सही जवाब बच्चे को पता है, जाइगोट होता है। ठीक है, ओ भाई ये नहीं, जाइगोट सही जवाब है।
जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, ठीक है। पादप अवशिष्ट जो है अवशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं, यानी प्लांट वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन, कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। तो देखो कोशिकीय रिक्तियों में, पत्तियों में, छाल में, देखो भाई सभी जगह रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी हो जाएगा। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, सामान्य क्या है, अनुशिथिलन, क्या सामान्य अनुशिथिलन, ठीक है, थिलन रक्तदाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में बोल रहा है, कितना होता है, 80 mm होता है। देखो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर बोला, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। चलिए 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 ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है, बताइए बताइए कौन सा सही जवाब होगा इसमें। समजात अंग हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा, समजात अंग, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अगला, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, क्या चीज करने के लिए, एक मिनट भाई, हाँ, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, तो जल तो भाई जाइलम करता है, ये नहीं होगा, ठीक है। क्या है, एमिनो अम्ल संभान, ये भी नहीं होगा। भोजन संभान यानी भोजन का जो है ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, बहुत ही बढ़िया। 65वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 65वां नंबर क्वेश्चन, अरे भाई हाँ, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, यानी एडल्ट पर्सन में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं, सभी लोग को पता होगा। चलिए 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 जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है बताइए, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है कि पाचक रस है कि इसमें से सभी, तो बताइए ये इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, नर लिंग हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, ठीक है। चलिए 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको क्या कहते हैं, डेंड्राइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्राइल्स कहते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 68वां नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने क्या है प्रस्तावित किया था, जल्दी बताइए। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, कौन किया था, जल्दी जवाब चाहिए। मेंडल जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल जी। 69वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया निर्भर करती है किस पे, तो सनलाइट पे करती है। ध्यान से अब देख लेना इस क्वेश्चन को, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा, ध्यान से देख लेना एक बार जरा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए गुर्दे में उत्पादित मूत्राशय में जाता है, यानी यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ किडनी इज ट्रांसपोर्टेड टू अ यूरिनरी ब्लैडर बाय, किसके द्वारा जाता है बताइए 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 बताइए, सही जवाब दीजिए। यूरिथ्रा या यूट्रस, जल्दी जवाब दीजिए। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन अ किडनी इज ट्रांसपोर्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर, तो शायद ए बी दोनों हो जाएगा। अब इसको, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना एक बार जरा, ठीक है। 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि रक्त क्या है, रक्त क्या है भाई, यह एक उत्तक है, क्या है, एक उत्तक है, संयोजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यू। 72वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 72वां नंबर क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, तो बताओ, पुंकेसर हो जाएगा नर, ठीक है, एंड्रोसियम इसको बोलते हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, जल्दी जवाब दीजिए। लेमार्क के द्वारा, सही जवाब हो जाएगा लेमार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत सबसे बड़ा होता है ना भाई। सभी जवाब अच्छा से देना है आप लोग को, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। हाँ भाई ये वीडियो बनाते मैं थक जाता हूँ क्योंकि इसमें लगातार बोलना पड़ता है, आधा घंटा से मैं 34 मिनट से लगातार ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए 75वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, क्या है, डिंब वाहिनी या अंडाशय, बताइए कौन नहीं है।
अरे भाई सिंपल सी बात है, ये वास्ट डिफरेंस अंडाशय यानी मादा जनन में इसका कोई मतलब ही नहीं है। शुक्र वाहिनी मेल में होता है, तो सही जवाब वास्ट डिफरेंस यानी शुक्र वाहिनी हो जाएगा सही जवाब। इसमें से शुक्राणु और पेशाब दोनों जो है जाता है। अब देखिए किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो भाई मक्खी में शायद नहीं होता। अब देख लेना इस क्वेश्चन को भी, शायद मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, मक्खी में नहीं होता। 77वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि 20 से 30 दिन होता है लगभग में, ठीक है। 20 से 30 दिन है, सॉरी 12 से 20 दिन होता है लगभग में। देख लेना इस क्वेश्चन को भी एक बार। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जवाब बताइए। डार्विन, रॉबर्ट हुक भाई, इसका सही जवाब रॉबर्ट हुक हो जाएगा लगभग में। इस क्वेश्चन को भी देख लेना एक बार आप जरा, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना एक बार देख लेना गूगल पर सर्च करके। अगला क्वेश्चन है पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये तो बहुत ईजी है, साइटोलॉजी कहलाता है। क्या है, हाँ साइटोजेनेटिक्स कहलाता है, साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो बताइए। पौधों में जो भोजन है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, और मनुष्य में तो ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। चलिए ये सारा क्वेश्चन मैंने 80 का 80 ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो हम डेली आप तक बनाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा और सेंड करिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।